हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एल.एम. शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से कंप्लीट जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज नंबर 8 लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हम लोगों ने सीरीज नंबर 7 तक अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोगों का एक गूगल प्ले स्टोर पर जेएसएससी एजुकेशन के नेम से एप्लीकेशन है, जिसे आप फ्री में डाउनलोड करके फ्री में टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और अपना ऑल इंडिया रैंक भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने एक वीडियो कोर्स लॉन्च किया है, जहां पे आप मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके और झारखंड जीके के लिए क्लास परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 8809474880 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपकी आंखों तक पहुंचने से पहले प्रकाश किरणें क्रॉस होती है, इसलिए प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी गई छवि होगी। अर्थात सूक्ष्मदर्शी से जब आप देखते हैं तो उसका प्रकृति क्या होता है। अर्थात क्वेश्चन पूछा गया है कि द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट क्रॉस बिफोर रीचिंग योर आई। आपके आंख में पहुंचने से पहले द इमेज यू सी थ्रू आवर लाइट माइक्रोस्कोप विल बी। ऑप्शन में है सेम, इनलार्ज, इन्वर्टेड एंड अपसाइड, डिमिनिश्ड। मतलब जो आप फिगर देखें वो कैसा होगा, समान होगा, बड़ा होगा अर्थात इनलार्ज होगा, इन्वर्टेड अपसाइड डाउन होगा, या फिर छोटा होगा। तो आंसर इसका क्या होगा, इन्वर्टेड एंड अपसाइड। ठीक है, इन्वर्टेड एंड अपसाइड होगा। कैसे वो देखिए, ये जैसे माइक्रोस्कोप से अब देखते हैं तो इसमें क्या होता है, डबल क्रॉस होता है लाइट का। ठीक है, ये डबल क्रॉस होने के कारण ही वह आपको इन्वर्टेड एंड अपसाइडेड दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए एक छात्र को ब्लैक बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह किससे पीड़ित है। ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन लास्ट रो, ही इज सफरिंग फ्रॉम। तो किस बीमारी से ग्रसित है जिसे ब्लैक बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई हो रही है। तो वह जो है निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है उसको मैं अच्छे से डिस्कस करेंगे। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया कहा जाता है, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ठीक है, तो एन इंडिविजुअल इज एबल टू सी क्लोज और नियर बाय ऑब्जेक्ट। अर्थात कोई व्यक्ति जो नजदीक की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को यदि नहीं देख सकता तो वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। हाइपरमेट्रोपिया में जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु को तो देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकता, इसलिए वो हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेड भी कहते हैं। अर्थात मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट साइटनेस, और हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है, फार साइटनेस। इसके अलावा इसको ठीक करने के लिए यह क्या होता है, द इमेज फॉल्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना। मायोपिया में क्या होता है, रेटिना से पहले ही इमेज बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, इमेज जो है रेटिना से पहले ही बनना शुरू हो जाता है। और इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे इमेज बनता है। ठीक है, इसके अलावा यह क्यों होता है, क्योंकि आईबॉल जो होता है, मायोपिया की बीमारी इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे आंख में जो आईबॉल पाया जाता है वह बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, जिसके कारण रेस का कन्वर्जेंस जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है। और इसमें क्या होता है, आईबॉल छोटा हो जाता है। ये सारी चीज को आप ध्यान में रखेंगे, कहीं हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। सिम्टम्स, इसका जो मायोपिया का सिम्टम्स क्या है, तो क्या होता है, माथा में दर्द होगा, फ्रॉमिंग होगा, ब्लड साइटनेस होगा, मतलब आप धुंधले देख पाएंगे। और दूरदृष्टि दोष में का जो लक्षण उसका क्या है कि थकावट महसूस होता है। ठीक है, इसमें भी हेडेक होता है, आँख मिटमिटाता हुआ प्रतीत होता है। इसे ठीक करने के लिए भी उपाय है। तो इसका क्या है, कनकेव लेंस को, दूरदृष्टि दोष को कनकेव लेंस के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष को कनकेव लेंस से ठीक कर सकते हैं और दूर दृष्टि दोष को आप कन्वेक्स लेंस के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। जब हम मायोपिया के लिए कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं तो आप देख सकते हैं जो इमेज रेटिना के पहले बन रहा था वो फिर से रेटिना पर बनने लगता है, और कन्वेक्स लेंस के माध्यम से जो इमेज रेटिना के पीछे बन रहा था वो फिर से रेटिना पर बनना शुरू हो जाता है। तो आई होप आपको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये जो है दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ध्यान क्या रखना है आपको,
ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया उसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की बजाय काला दिखाई पड़ता है, क्यों? द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट्स बिकॉज देयर इज नो स्टार, देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द आउटर स्पेस, देयर इज नो सन, देयर इज नो मूनलाइट। तो देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि वहां पे कोई वातावरण नहीं है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन आउटर स्पेस, वहां पे आउटर स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण लाइट का क्या है, प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आउटर स्पेस जो है ब्लैक दिखाई पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन स्पेस, Hence light does not scatter into constituent color। जैसे जो आप जानते हैं, लाइट अपने स्कैटरिंग के बाद विबज्योर में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज आदि में वह बढ़ जाता है। वह इसलिए बढ़ पाता है क्योंकि वहाँ पे स्कैटरिंग हो पाता है, लेकिन जब एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा तो लाइट स्कैटर नहीं कर पाएगा, और दैट इज वाई द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू। इसी कारण से जो अंतरिक्ष है वह ब्लू की जगह पे काला दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्रियों को, क्योंकि लाइट का स्कैटरिंग वहां पे नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, बैटरी, सेल, पावर सप्लाई आदि संवाहक के चारों ओर बनाए रखने में सहायता करती है। बैटरी, सेल, पावर सप्लाई एक्सेट्रा जो है क्या चीज को मेंटेन करने में मदद करता है? ऑप्शन में है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल चार्ज, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट चार्ज कैरीज हैव बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए सर्किट। अर्थात सर्किट के दो पॉइंट के बीच में जो चार्ज है उसको मेंटेन करने में जो होता है उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक बैटरी, सेल, पावर सप्लाई एटसेट्रा हेल्प्स टू मेंटेन या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर के बीच में ये बैटरी है, सेल है, पावर सप्लाई जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, ये बैटरी हुआ, ये सर्किट है पूरा, ठीक है। ये पावर सप्लाई तभी चल पाएगा जब इसमें पोटेंशियल जो चार्ज है और पोटेंशियल जो पावर है, डिफरेंस है, वह इसमें मेंटेन रह पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु की अधिक होती है। क्या? कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंपैटिबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी जो होता है मिश्र धातुओं का वह प्योर मेटल से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ, सबसे पहले अलाय कहते हैं किसके, मिश्र धातु कहते हैं किसको, तो यह क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों का यह मिश्रण होता है, ठीक है। कम से कम इसमें जो है एक एलिमेंट होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट नहीं भी रहेगा, जैसे वन एलिमेंट इज मेटल, इसमें एक जो है धातु होना चाहिए, बाकी अधातु भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो एलाइज होते हैं, यह जो अधातु होता है, सॉरी मिश्र धातु होता है, यह प्योर मेटल से ज़्यादा हार्ड होता है। प्योर मेटल जो होते हैं इन सॉफ्ट होते हैं इन कंपेरिजन टू मिश्र धातु। मिश्र धातु जो है अपने प्योर सब्सटेंस से ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट साइज ऑफ एटम्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे ये देखिए, ये प्योर सब्सटेंस है, इसमें एक ही प्रकार के एटम्स पाए जाएंगे, लेकिन जो मिश्र धातु है उसमें अलग अलग जो प्रकार के एटम पाए जाते हैं, इसलिए आसानी से अपने लेयर पर जो है स्लाइड भी नहीं कर पा सकते, इसलिए यह ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है। इसलिए यह ज़्यादा कठोर होता है। जैसे लोहा है, उसमें थोड़ा सा भी टंगस्टन मिलाने से वो ज़्यादा कठोर हो जाता है, लेकिन प्योर लोहा जो है तो थोड़ा सॉफ्ट होता है। वह स्टील बनाने के लिए उसमें टंगस्टन आदि का प्रयोग किया जाता है, क्रोमियम का भी प्रयोग किया जाता है, कार्बन का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का आंखों से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी जिससे बिना तनाव के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? द फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑफ आई इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई विच कैन बी सीन डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेंट। ऑप्शन में है नियर पॉइंट, फार पॉइंट, जीरो पॉइंट, इन्फिनाइट पॉइंट। तो इसे हम नियर पॉइंट कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं, जहां हम बिना किसी तनाव के वस्तु को अच्छे से देख सकते हैं। तो द रेज
कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच आर द डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान में रखें, यह निकट बिंदु का जो मान है वो 25 सेंटीमीटर, इससे नज़दीक कोई वस्तु को आप लाते हैं आँख के सामने तो आपको देखने में परेशानी होगी, ठीक है। और इतने दूरी तक हमारा जो है फोकस अच्छा बन पाता है आँख पर और हम अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस या फिर नियर पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। और यह कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है, इसे आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का उपयोग अचार में होता है, क्यों? सिरके का उपयोग क्यों होता है? तो इससे अचार का स्वाद बढ़ता है, इससे अचार सुगंध बढ़ती है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। या सूक्ष्म जीव को बढ़ने से रोकता है, या अचार को रंग प्रदान करता है, ये भी नहीं होगा। एक्चुअली सिरका का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि अचार खराब नहीं हो। अब वो खराब क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? या सूक्ष्म जीव को बढ़ाने से रोकता है। इट प्रिवेंट्स द बिल्डअप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिरका में क्या होता है 5% जो है एसिडिक एसिड होता है और यह एसिडिक इन नेचर होता है, इसका जो नेचर होता है एसिडिक होता है। और आप जानते हैं अम्लीय पदार्थों में बैक्टीरिया जो है जल्दी से नहीं पनप सकते, इसलिए यह अचार को खराब होने से बचाता है। सिरके का विनेगार का जो प्रयोग है, इसके अलावे अचार बनाने के अलावे जो है घास को मारने में मदद करता है, फूल वगैरह को फ्रेश रखने में यह मदद करता है, फ्रूट्स वगैरह को साफ करने में भी ये मदद करता है, माइक्रोवेव में इसका प्रयोग किया जाता है। अपने जो औरत लोग हैं या फिर लड़कियां जो है इसे बाल धोने में भी इसका प्रयोग करता है, बालों में चमक लाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक निष्क्रिय गैस है, इज एन इनर्ट गैस। ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम और हाइड्रोजन। तो देखिए, अब वही मैंने पिछले सीरीज में आपको बताया था कि जो नोबेल गैस है या इनर्ट गैस है वो कौन कौन से हैं। तो ये जो है हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है और रेडॉन है, ठीक है। तो इसमें इनर्ट गैस इनमें से कौन होगा? हाइड्रोजन तो होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड ये दोनों नहीं होगा, बच गया कौन? हीलियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम, ठीक है। तो इनर्ट गैस किसको कहते हैं? जो किसी भी प्रकार के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वह इनर्ट गैस कहलाता है, ठीक है। अर्थात द नोबेल गैस ऑफन डू नॉट रिएक्ट विद एनी सब्सटेंसेस एंड वेयर, इसके कारण ही इसे हम इनर्ट गैस या फिर नोबेल गैस दोनों कहते हैं। इनर्ट गैस को ही नोबेल गैस कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनोन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सारे नोबेल गैस हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसका क्या काम है? तो हीलियम और नियोन का जो है गैस लेजर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्गन का प्रयोग जो है वेल्डिंग में किया जाता है। हीलियम का प्रयोग जो है यूज इन लाइट एयरक्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। हीलियम मिक्स्ड विद ऑक्सीजन जो है टैंक्स ऑफ ड्राइवर्स के लिए किया जाता है, गोताखोर लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है फायर एक्सटिंग्विशर के लिए किया जाता है, तो इसका यूज को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ स्टेट्स दैट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक नंबर वैलेंसी। तो देखिए, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वह एटॉमिक नंबर पर आधारित है, ठीक है। यह एटॉमिक नंबर पर ही आधारित है, या इसे जो सजाया गया है एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया गया। इसका कुछ फीचर्स हैं पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? हॉरिजॉन्टल जो होता है, ये जो है उसे हम पीरियड कहते हैं। ये क्या कहलाता है? पीरियड कहलाता है। और ये जो है वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो है इसमें एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ सेल्स। जो सेम पीरियड में है उनके उसमें नंबर ऑफ सेल क्या है? समान पाए जाते हैं, ठीक है। ईच पीरियड स्टार्ट विद एन इलेक्ट्रॉन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड एंड्स विद एन जीरो ग्रुप। अर्थात इसका जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें जनरली जीरो ग्रुप पाए जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड जो है वह पहला पीरियड है, उसमें मात्र 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, ये हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। ये सबसे शॉर्टेस्ट है।
शॉर्ट पीरियड के अंतर्गत में 2 और 3 आता है, इसमें 8 एलिमेंट है। 4-5 जो है 4-5 इसमें 18 एलिमेंट पाया जाता है, ये लॉन्ग पीरियड है। आदि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है पूछा जाए तो वो 6 है। ये पूछा गया क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट वाला और लॉन्गेस्ट वाला आप जरूर ध्यान में रखें। शॉर्टेस्ट पहला पीरियड है, लॉन्गेस्ट छठा पीरियड है। और पूछा जाए कौन सा पीरियड इनकम्प्लीट है तो वो 7वां पीरियड जो है इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, उसे एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट है धातु खींचकर उसे पतली तार बनाने के गुणधर्म को क्या कहा जाता है? मेलिएबिलिटी, डक्टिबिलिटी, इंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? डक्टिबिलिटी, अर्थात तन्यता। धातु को पतले तार में हम बदलते हैं उसे हम तन्यता कहते हैं, ठीक है। यदि उसे चदरे में बदला जाता है तो वो आघात वर्धनीयता कहलाता है, ठीक है। ये दोनों चीज को जैसे तार में बदलेंगे तो क्या है? डक्टिलिटी है। लेकिन उसे चदरे के रूप में यदि लोहा कड़ाही के रूप में यदि बनाते हैं तो क्या कहलाता है? मेलिएबिलिटी कहलाता है। इसके अलावा इसका जो फीचर्स है, मेटल क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ को मैंने डिटेल में चर्चा किया अपने वीडियो लेक्चर में। जो भी कोर्स है लोगों ने देखा होगा तो जरूर ये सब चीज़ को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल का। तब इसका जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, नॉन मेटल का एसिडिक नेचर का होता है। जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। नॉन मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसका जो आयंस होता है मेटल का वो पॉजिटिव होता है, जबकि नॉन मेटल का नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन मनुष्य का पाचन क्रिया में मदद नहीं करता है? कौन जो है मनुष्य के पाचन क्रिया में मदद नहीं करता है? बाइल, जूस, म्यूकस, सिलेबरी, एमाइलेज, पेप्सिन। तो इसमें जो बलगम है वह पाचन क्रिया में कोई मदद नहीं करता है। बाकी ये बाइल जूस है, सिलेबरी ग्लैंड्स के अंतर्गत में जो एंजाइम निकलते हैं वो तो मदद करता है, पेप्सिन भी मदद करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका मुंह से जो है सिलेबरी एमाइलेज निकलता है और यह क्या करता है? ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज, या स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। स्टोमक से पेप्सिन निकलता है और यह प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में बदलने का कार्य करता है। पेंक्रियाज से एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लैपेज, ये तीनों एंजाइम्स निकलते हैं। और एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक करने का कार्य करता है। ट्रिप्सिन जो है या प्रोटीन्स को ब्रेक करने का कार्य करता है। लैपेज जो है या लिपिड्स को ब्रेक करने का कार्य करता है। साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन से माल्टोज, सुक्रेज, लैक्टेज और पेप्टेज निकलते हैं। इन माल्टोज क्या करता है? या माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टोज क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। तो ये जो एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए यहाँ मैंने अच्छे से डिस्कस किया। मैंने अपने वीडियो कोर्स के लेक्चर में भी इसे अच्छे से डिस्कस किया है। आप चाहे तो वहाँ भी आप खरीद के इसे आप परचेज करके आप सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड नामक अम्ल होता है। टोमेटो कंटेन्स एसिड इन द नेम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। क्या ये सही है? ट्रू, फॉल्स, टोमेटो कैन नॉट हैव एसिड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है या गलत है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, यह बात सही है। साथ ही साथ मैं बता दूं, जैसे सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो वो खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जैसे लेमन हो गया, लाइम, ऑरेंज वगैरह इसमें पाया जाता है। मैलिक एसिड जो है या एप्पल में पाया जाता है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, ये पूछा गया बार बार। ऑक्जेलिक एसिड जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अर्थात हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, बीट्स में पाया जाता है, साथ ही साथ टोमेटो में भी पाया जाता है। यहीं से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे चीज जो है मैंने वही चीज को डिस्कस करने की कोशिश की जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसे विटामिन सी के नाम से जानते हैं, ये भी खट्टे पदार्थ में जैसे आंवला वगैरह में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड जो है यह अंगूर में, इमली में, सेव में आदि में, केला वगैरह में इसमें पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमनी आर्टरीज कैरीज। तो जो धमनियां है उसमें शुद्ध रक्त होता है और नसों में अशुद्ध रक्त दौड़ता है। अर्थात शुद्ध रक्त है मतलब उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त को दिल से शरीर के अन्य भागों में लेकर पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है।
इसके अलावा मैं बता दूं आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। यह क्या है, हार्ट से दूर ले जाने का कार्य करता है। कौन, आर्टरीज। यहीं से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। वेन्स रिटर्न ब्लड बैक, जो वेन्स जो है वो ब्लड को फिर से वापस लाने का कार्य करता है, अशुद्ध ब्लड को। यह मैंने जब हार्ट पढ़ा रहा था तो काफी डिटेल्स में इसको अच्छे से समझाने का काम किया है। उसके बाद जो कैपिलरीज जो होता है वह सराउंडेड बॉडी सेल्स एंड टिश्यू टू डिलीवर एंड ऑब्जर्व ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस। यह जो है ऑब्जर्व करने का कार्य करता है। तो हमारे शरीर में आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के माध्यम से रक्त का प्रवाह अच्छे से हो पाता है। ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे थिकेस्ट क्या होता है, सबसे मोटा क्या होता है, तो आर्टरीज होता है। उसके बाद जो है वेन्स होता है और कैपिलरीज जो है बहुत पतला होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रत्यक्ष शक्ति के प्रयुक्त होने वाली इकाई है। यह इज द यूनिट यूज्ड फॉर अपरेंट पावर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ऑप्शन में है वाट सेकेंड, वोल्ट एम्पियर, जूल सेकेंड और किलो वाट आवर। तो जो सर्किट में वोल्ट और एम्पियर का प्रयोग किया जाता है, तो वाट सेकेंड तो होगा नहीं, जूल सेकेंड होगा नहीं, किलो वाट आवर होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट और एम्पियर। ठीक है। इसका यूनिट यदि पूछा जाए तो क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है। और इसका फॉर्मूला यह जो अपेरेंट पावर का है वह क्या होता है, एस इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है या क्या, इसकी प्रकृति क्या है, फीचर्स क्या है, वो मैं बता दूं। तो इस क्वेश्चन का आप देखिए, इसमें क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट में बढ़ता है। ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर जो है घटता है, लेफ्ट टू राइट में घटता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है बढ़ता है। इसके अलावा एटॉमिक रेडियस जो है अप टू डाउन जाते हैं तो बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है डाउन टू अप जाते हैं तब बढ़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी है वो डाउन से अप जाते हैं तब बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस राइट टू लेफ्ट आने से घटता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज करने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट से भोजन के निकास को द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो इसे छोटी मात्रा में छोटी आंत में भेजता है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय। यह जो है किससे रेगुलेट होता है, तो यह जो है आपका, यह जो स्फिंक्टर मांसपेशी होता है, यह स्फिंक्टर मसल जो है उसके द्वारा यह नियंत्रित होता है। ठीक है। यह क्या होता है, देखिए स्फिंक्टर या द स्पेशल सर्कुलर मसल दैट ओपन एंड क्लोज सर्टेन बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी पार्ट को यह क्लोज और ओपन करने का करता है। आप जो फीसेस वगैरह होता है, आप जो बाथरूम वगैरह जाते हैं, उससे कंट्रोल करने का काम जो करता है वो स्फिंक्टर मांसपेशी ही करता है। ठीक है। मोस्ट ऑफन द एक्शन ऑफ स्फिंक्टर इज टू रेगुलेट द पैसेज ऑफ सम टाइप्स ऑफ फ्लूइड सच एज बाइल, यूरिन, फीकल मैटर्स। ये सब जो है आपका स्फिंक्टर मसल के द्वारा ही नियंत्रित होता है। द एक्शन ऑफ स्फिंक्टर में बी हैपन इनवॉलेंटरली। यह अनैच्छिक क्रिया है, इसे आप अपने इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते। यह ऑटोमेटिक कार्य करता है नर्वस सिस्टम के माध्यम से। ठीक है। मे अंडर सम वॉलेंटरी कंट्रोल, लेकिन इस पर अपना भी कंट्रोल होता है थ्रू द सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से आप इसे खुद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और इसका 3 पार्ट होता है। यह जो स्फिंक्टर मसल है इसका 3 पार्ट होता है। एक होता है एक्सटीरियर स्फिंक्टर, दूसरा होता है इंटीरियर स्फिंक्टर, और जो होता है एक्सटीरियर होता है, और यह रेक्टम के जस्ट नीचे पाया जाता है। यह रेक्टम जो होता है, निकास द्वार जो होता है, उसके जस्ट नीचे पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के शारीरिक लिखावट अलग अलग होती है, जिसके कारण फिजिकल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज डिफर बिकॉज ऑफ। क्यों होता है, जीनोटाइप के कारण, फिनोटाइप के कारण, ब्लड ग्रुप के कारण, और नन ऑफ दिस। ठीक है। तो यह जो होता है जीनोटाइप के कारण होता है। देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या अंतर है उसे अब समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जबकि फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप इज द मॉर्फोलॉजी, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, अर्थात जीन वगैरह का जो संरचना होता है वो जीनोटाइप के अंतर्गत में आता है। और जो फिजिकल कैरेक्टर होता है, ठीक है, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो आपका फिनोटाइप के अंतर्गत में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या कंप्लीट डिफरेंस है। मैंने काफ़ी अच्छे से इसको बता दिया है चार्ट बना के, इसे मैं पीडीएफ में भी दे दूंगा। आप इसका पीडीएफ जो है हमारे एप्लीकेशन में जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश बलों द्वारा उत्पादित किसी वस्तु का त्वरण सदिश बलों के परिणाम से अनुपातिक होता है तथा सदिश बल की ही दिशा में होता है और वस्तु के द्रव्यमान से अनुपातिक होता है। ठीक है, देखिए जेएसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जनरली मैंने अनुभव किया है कि यहाँ से डायरेक्ट परिभाषा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़े हैं तो इजी क्वेश्चन भी काफ़ी हार्ड लगेगा आपको। इसलिए चीज़ों को समझ के पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, और हमने अपने वीडियो लेक्चर में काफ़ी छोटे से छोटे टॉपिक को मैंने इतने बढ़िया तरीके से बताया है, जो आप यदि हमारे लेक्चर को अच्छे से कवर करेंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देखते ही अच्छे से और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज प्रोडक्ट बाय ए नेट फोर्स इज, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स इन द सेम डायरेक्शन एज द नेट फोर्स। फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल यहाँ बल की परिभाषा पूछा गया है। ठीक है, बल की परिभाषा क्या कहा जाता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ही बल का परिभाषा वह बताता है। और इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होता है नेट फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंपल यही चीज पूछा गया कि जो नेट फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। ठीक है, वो किसका होगा, तो वह डायरेक्टली होगा, यहाँ पे डायरेक्टली हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इनडायरेक्टली होगा या फिर इनवर्सली होगा। क्या होगा, इनवर्सली। वह क्यों होगा, देखिए बल का परिभाषा क्या होता है, F बराबर क्या होता है ma, अर्थात मास तो कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन घटेगा बढ़ेगा, अर्थात मास जितना ही ज्यादा रहेगा उस पर फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा और एक्सेलरेशन फिर कम हो जाएगा। ठीक है, तो मास का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का, अर्थात फोर्स जितना ही ज्यादा लगेगा एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, मास जितना ही ज्यादा रहेगा फोर्स उस पर उतना ही कम लग पाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी समूह से 18 तक, अर्थात 1 से 18 तक ऊर्जा बढ़ती है। द एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 18 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी जस्ट पहले ही आपको बताया, तो ये पीरियोडिक टेबल से 1-2 क्वेश्चन हर एक सीरीज में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिया हीट, आयोनाइजेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो ये देखिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक कंडक्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन। आप यहाँ पे देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है आपका 1 से 18 तक जाते हैं, अर्थात लेफ्ट टू राइट तक जाते हैं, तो वह क्या करता है, इंक्रीज करने का कार्य करता है। क्या करता है, इंक्रीज करने का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पूछ सकता है आपको, ये भी इंक्रीज करता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है, राइट, लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, घटने का कार्य करता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस भी राइट टू लेफ्ट में घटता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन टू अप में बढ़ता है। आयोनाइजेशन एनर्जी फिर डाउन टू अप में बढ़ता है। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं जिसे आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेयाशय क्रमशः प्रोटीन और वसा की प्रोसेसिंग के लिए, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, श्रवण करता है, अर्थात द पेनक्रियास सीक्रेट, अर्थात पेनक्रियास से कौन सा एंजाइम निकलता है। मैं आपको जस्ट पहले ही बताया कि पेनक्रियास से जो है आपका एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज निकलता है। एमाइलेज जो है या स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड्स में चेंज करता है। लाइपेज जो है या लिपिड्स को बदलने का कार्य करता है। उसी प्रकार जो है पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइपेप्टाइड्स में बदलता है। तो ये सारे जो है कि माउथ से आपका सेलेवरी ग्लैंड से जो सेलेवरी जूस निकलता है, स्टमक से पेप्सिन निकलता है, पैंक्रियास से एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से माल्टोज, सुक्रेज, लैक्टेज और पेप्टाइड्स आदि निकलते हैं। ये सारे एंजाइम्स आप जरूर ध्यान में रखें। यहाँ से देख रहे हैं एक ही सीरीज में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
आई होप आपको ये सीरीज से बहुत ही ज़्यादा लाभ हो रहा होगा। यदि आपको यह अच्छा लग रहा है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।